जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, रिवीजन भी आप लोग लगातार कर ही रहे होंगे। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म से हमने कल उत्तराखंड की ज्योग्राफी वाला सेक्शन शुरू किया था, तो मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा, आप लोगों को रिविज़न करने में आसानी हो रही होगी तेज़ी से। तो कल हमने उत्तराखंड में जो हिमालयन वाला जो पोर्शन है उसको देखा था, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं उत्तराखंड वाले पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि 86% जो उत्तराखंड का है वो माउंटेन से कवर है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी थी, उसके कोऑर्डिनेट्स भी देखे थे, उसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई देखी थी, पूरब से पश्चिम लंबाई देखी थी, कौन कौन से हिमालयस की रेंजेस यहाँ से पास होती हैं, लगभग सभी पास होती हैं। सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है, उसके साउथ में ग्रेटर हिमालयास, उसके भी साउथ में लेसर हिमालयास, और फिर उसके साउथ में शिवालिक, भाबर का प्लेन, तराई रीजन, दून और द्वार। इस तरीके से हमने देखा कि 8 रीजन में उत्तराखंड को डिवाइड किया गया है ज्योग्राफिकली। ठीक, तो कल जहां तक हम पहुंचे थे ठीक उसी से आगे शुरुआत करते हैं आज। देखिए, तो कल हम लोगों ने ये वाला जो पोर्शन था जिसमें डॉक्टर SC खरकवाल ने ऊंचाई के आधार पर, किसके आधार पर, एल्टीट्यूड के आधार पर उत्तराखंड की जलवायु को 6 पार्ट में बांटा था, जिसमें सबसे पहला है आपका ये ट्रॉपिकल वाला पार्ट, फिर है वार्म टेम्परेट यानी कि गर्म शीतोष्ण, और साथ साथ इसमें ऊंचाई भी दी गई थी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्तराखंड की जलवायु में आपको परिवर्तन, या देख सकते हैं कि चेंज देखने को मिलता है। परिवर्तन तो नहीं कहना चाहिए, वो तो नया कॉन्सेप्ट है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग वाला, क्लाइमेट चेंज। तो ये देखिए 900 मीटर तक हमने वो पोस्ट को मान लिया था, 1800 मीटर तक हमने वार्म टेम्परेट को, फिर 3000 तक हमने मान लिया था कूल टेम्परेट को। और ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ ठंड बढ़ती जाती है, वर्षा की जो क्वांटिटी है वो भी कम होती जाती है। एल्पाइन हमने देखा था अप टू द 4200 मीटर की हाइट तक, फिर इसमें ग्लेशियल वाला जो पार्ट है वो आ जाता है। हालांकि 4200 मीटर से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी हॉस्टाइल, यानी कि कह सकते हैं कि मानव के लिए इतना आसान नहीं हो जाता है वहाँ पे रहना। और इसी के पास हम देखते हैं कि साउथ में, मतलब साउथ में मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके नॉर्थ में जो ट्रांस हिमालय वाला रीजन है उसकी ऊंचाई ग्रेट हिमालय से कम है, तो वहाँ पर शीत शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जा रही है, अर्थात ड्राई, कैसी, कोल्ड। ये है ऊंचाई 2500 से लेकर 3500 मीटर तक, ये ट्रांस हिमालय वाला रीजन है उत्तराखंड में। तो इस तरीके से कल हमने अपना लेक्चर समाप्त किया था यहाँ पे आके। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल ये रहे आपके पास नंबर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विस के, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके और भी अधिक कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि निश्चित ही आपका मतलब पढ़ाई में सहयोग करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम ही नहीं है अब हमारे पास। ओके, चलिए। तो ग्रीष्म काल में यानी कि समर्स में तीनों हिमालय में से सर्वाधिक और सबसे कम तापमान है, सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ का है, शिवालिक का है, और सबसे कम कहाँ पर होगा, बृहद हिमालय में यानी कि ग्रेटर हिमालय वाले पार्ट में। वर्षा ऋतु सबसे अधिक देखने, ये कह सकते हैं कि वर्षा का जो वो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, शिवालिक वाले रीजन में, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और वर्षा ऋतु में सबसे कम जो होती है वो होती है बृहद हिमालय में, यानी कि 40 से 80 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, अब देखिए यहाँ पर कई सारे ज़िले के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून। यहाँ पर शीतकाल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होने वाले 4 जिले हैं, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून। उत्तराखंड में अगर हम
औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो कितनी मिलती है? 150 से 200 सेंटीमीटर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 40 घंटे से बारिश हो रही है उत्तराखंड में। लगातार बारिश बनी हुई है, नदियां उफान पर हैं, कई सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, लैंडस्लाइड की भी स्थिति बन चुकी है। काफ़ी खतरा है इस समय उत्तराखंड में घूमने आना। ठीक है, राज्य में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, है ना, इवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा अपने आप ही, तो वर्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अधिकतम वर्षा 2013 में देहरादून में देखी गई थी 3265 मिलीमीटर के आसपास। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढाल से तराई तक का जो क्षेत्र है सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है। राज्य में अधिकतम तापमान पंतनगर में 40.70 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। ये बात 2018 की बताई गई है, लेकिन पंतनगर में इससे भी ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और इस साल तो हल्द्वानी में भी 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है 40.70, ये मान के चले कि 42, 43, इवन 44 भी पहुंच जाता है। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है आपका बृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जब ग्रेटर हिमालय से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तब। राज्य में न्यूनतम तापमान मुक्तेश्वर का है, -4.7 डिग्री मापा गया था। और सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ होगा, कब होगा, किस महीने में होगा? जाहिर सी बात है कि जनवरी में होना चाहिए, और जनवरी में ही होता है। ये सारी बात हम मान रहे हैं कि आपको पता होगी। जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा यानी कि क्षैतिज रेखा की भांति दिखे, तो उस दृश्य को विंटर लाइन कहते हैं। और ये जो घटना है ये मसूरी में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। मसूरी के अलावा ये जो प्राकृतिक घटना है विंटर लाइन वाली, ये स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है जिसको आप जान लीजिए कि विंटर लाइन की जो फिनोमेना है वो उत्तराखंड के मसूरी के अलावा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, यानी कि यूरोप में। तो ये तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी। अभी तक हमने फिजिकल वाला पार्ट देखा, और आगे भी इस लेक्चर में फिजिकल वाले पार्ट जारी रहेंगे। नदियाँ, झीलें, ग्लेशियर, वो सब। साथ साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी कवर करना होता है। और ये है, देखिए, औद्योगिक विकास, यानी कि उत्तराखंड का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी यकीन मानिए आयोग लगातार क्वेश्चन बनाता रहा है। ठीक है, तो कुछ आंकड़े मैंने इसके अलावा जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है उसके भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ये आंकड़े हैं 2019-20 के आसपास के। और जीएसडीपी का मतलब यहाँ पर है स्टेट जीडीपी, यानी कि राज्य की सकल घरेलू उत्पादन। तो उस आंकड़े के अनुसार ये था, कितना था योगदान सेकेंडरी सेक्टर का? 48.64%। ये बात है 2019-20 की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, जो कि 36.76% था। प्रदेश में लघु स्तरीय उद्योग यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियल जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं तथा MSMED एक्ट के तहत EM पार्ट 2 तथा उद्योग आधार ज्ञापन दाखिल करने वाले कुल उद्यमों की संख्या बताई गई है 67,456, जिसमें कुल 14,124.70 करोड़ की पूंजी का निवेश हुआ है। ये सारे आंकड़े कुछ पुराने हैं। उत्तराखंड में जनवरी 2021 तक 2 वृहद उद्योगों हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 31 मध्यम उद्योग हैं, कह सकते हैं कि 2 वृहद उद्योग हैं यानी कि बड़े, 31 मध्यम उद्योग हैं, और 175 क्या हैं? लघु उद्योग हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे संबंधित हमारे पास लेटेस्ट डाटा होना चाहिए, तो मैं सीधे आपको वहीं ले चलता हूँ लेटेस्ट डाटा में। ठीक, ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार सबसे पहले तो आप देख लीजिए, जो 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर, जो कि कितना है? 46.84%। टर्शरी सेक्टर, जिसमें सर्विस सेक्टर को रखते हैं,
उसका योगदान कितना है 43.17%। इसको आप ध्यान देंगे, हाँ, इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट डाटास हैं और ये लेटेस्ट डाटास हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो 3 सेक्टर्स इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग वाला, इंडस्ट्री वाला आ जाता है। टर्शरी में एग्जाम्पल सबसे बेहतर कौन सा है, सर्विस सेक्टर का है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये किस सेक्टर में आएगा, ये टर्शरी सेक्टर में आएगा। हॉस्पिटल्स किस में आएंगे, टर्शरी सेक्टर में आएंगे। बैंकिंग सेक्टर किस में आएगा, टर्शरी में आएगा। स्कूल में जो प्रदान करने वाली जो एजुकेशन है वो भी टर्शरी सेक्टर में ही आएगी, यानी कि सर्विस सेक्टर का है। ठीक, तो ये देख लीजिए आप लोग। अब देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन कितना है, 9.9% है टोटल ओवरऑल। ठीक, और ये रहे प्राइमरी सेक्टर के कंपोनेंट्स, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, फिशरीज, मत्स्य उद्योग हो गया, और आपका माइनिंग यानी कि खनन और उत्खनन इसमें आते हैं। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन ये रहा। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, एग्रीकल्चर का है, 39.29%। दूसरे नंबर पर आती है फॉरेस्ट्री। कभी कभी ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है, इसलिए ये आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेटेस्ट हैं। तीसरे नंबर पर एनिमल हस्बेंड्री 24.25%। चौथे नंबर पर वैसे आता है 10.2% के साथ माइनिंग। फिशरीज प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का ही एग्जाम्पल है, लेकिन 0.36%। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर अलोन कंट्रीब्यूट्स अबाउट 46.84%। 46.84% किसका कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना है, 68.23%। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आ सकता है दोबारा से फिर। कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन है 23.22%, यानी कि ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होंगे, सेकेंडरी सेक्टर के। इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर्स, ये भी सेकेंडरी सेक्टर में आता है और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 8.55%। इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं टर्शरी सेक्टर की। उसका कंट्रीब्यूशन है 43.17%, यानी कि सेकंड नंबर पे। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन टर्शरी सेक्टर का पार्ट है और ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 21.54%। ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का मतलब होता है जैसे कि होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे कि पर्यटन कह सकते हैं कि हम, टूरिज्म का एक पार्ट है। ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 34.79%, यानी कि टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड को कहाँ से मिल रहा है, टूरिज्म सेक्टर से मिल रहा है। सर्विस सेक्टर टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 31.99%। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और ये देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पर, 2023-24 के आंकड़े हैं ये इकोनॉमिक सर्वे के, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जितने भी जिले हैं उत्तराखंड में, उसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हरिद्वार का है। दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर है, तीसरे नंबर पर देहरादून है, चौथे नंबर पर नैनीताल जिला है। ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे, हरिद्वार फॉलोड बाय उधम सिंह नगर, फॉलोड बाय देहरादून, देन नैनीताल। लास्ट नंबर आता है रुद्रप्रयाग का 13वें नंबर पे, ठीक है। तो ये कुछ लेटेस्ट डाटास थे जो मैंने मतलब आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हैं। तो हो सके तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। वापस लौटते हैं अपने हिंदी वाले नोट्स में, अब बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, औद्योगिक विकास में हमने यहाँ तक चीज़ें देख ली थी। स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में आयात और निर्यात की स्थिति क्या है, चलिए। तो संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है इस हिसाब से, यानी कि किस मामले में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। प्रदेश का कुल निर्यात, भारत में कुल निर्यात का 0.48% है, काफ़ी कम। कोविड काल में भी अप्रैल से अगस्त 2020 के मध्य 8,624 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो कि वर्ष 2019-20 में दर्ज निर्यात 16,971 करोड़ रुपए का लगभग 50% है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना थोड़ा इसको टफ रहता है, इसलिए बार बार रिवीजन मांगता है ये टॉपिक। ओके, तो रिवीजन करते रहेंगे। अगस्त 2020 में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी एक्सपोर्ट
प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि EPI 2020 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। अगेन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट उत्तराखंड, ठीक है। EPI इंडेक्स में उत्तराखंड का स्थान पहला है, किसमें? हिमालयी राज्यों में, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं MSME। MSME का फुल फॉर्म हम जानते ही हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, अर्थात सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के अंतर्गत जो औद्योगिक विकास योजना थी 2017 की, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 1 अप्रैल 2017 से 5 वर्षों के लिए औद्योगिक विकास योजना लागू की गई, यानी कि ये अपना काम पूरा कर चुकी होगी 2017 से 2022 तक, जिसमें पूंजी निवेश उत्पादन पर 30%, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का उत्पादन एवं 5 वर्ष तक प्लांट एंड मशीनरी पर बीमा प्रीमियम की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। ये सारी घोषणाएं कब करी गई थी? वर्ष 2017 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्ट्स हैं इन एक्टिविटीज से रिलेटेड, हो सके तो नोट करिएगा। अब हम बात करते हैं MSME पॉलिसी 2015। राज्य सरकार द्वारा MSME उद्यम क्षेत्र में, MSME का मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में जनशक्ति के पलायन को रोकने के लिए, ये भी एक बड़ी समस्या रही है उत्तराखंड की, पलायन बहुत ज़्यादा होता है और गांव क्या है, खाली हो जाते हैं। घोस्ट विलेजेस तक में वो टर्न हो चुके हैं। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों की स्थापना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 में लागू की गई थी, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष मई 2023 तक प्रभावी रही। तो ये भी आप याद रखेंगे, पहले कब लाया गया था इसको? वर्ष 2015 में, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 2015 में घोषित की गई MSME जो पॉलिसी थी वो कब तक लागू रही, ठीक है। अब देख लीजिए, जिलों के नाम दिए गए हैं और हर जिले में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज या प्रमुख उद्यम हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देहरादून के आगे लिखा है, देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ सामने से, इनफैक्ट मैं हटा ही हुआ हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, देख सक रहे हैं आप। देहरादून में देखिए, खाद्य प्रसंस्करण को इंग्लिश में कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, जूता निर्माण यानी कि बूट मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और हैवी मशीनरी, ये सब किसके लिए, कहाँ पे है? देहरादून में। हरिद्वार में देखिए कौन सा सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है? ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट है, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी मशीनरी, दवा उद्योग, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र उद्योग की यूनिट, प्लास्टिक की बॉटल्स, स्टील, कांच का सामान इत्यादि, ठीक है। उधम सिंह नगर में भी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर सिडकुल यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कई सारी इकाइयाँ यहाँ पर लगी हैं और प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। ये हो गया। पौड़ी गढ़वाल में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील इंडस्ट्री के भी कुछ इकाइयाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। नैनीताल में इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज उद्योग सबसे बड़ा कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ी पेपर इंडस्ट्री मानी जाती है लाल कुआं में, LPG बॉटलिंग प्लांट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 31 जनवरी 2015 को लागू की गई थी, याद रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2017 से केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई, ये भी आप याद रखेंगे। कब शुरू की गई थी? 2015। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, प्लीज़ याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। कब शुरू की गई थी? 2015। MSME पॉलिसी 2015, ठीक। 1 अप्रैल 2017 को डेट को याद रखनी है, सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए योजना शुरू की गई थी। उद्यम एकल खिड़की यानी कि इंडस्ट्रियल सिंगल विंडो, ठीक है, सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था 31 दिसंबर 2015 से संचालित है। उत्तराखंड में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत कब की गई? यानी कि महिला उद्यमियों को भी बढ़ावा देना है। राज्य में पहली बार निवेश सम्मेलन यानी कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड 7 से 8 अक्टूबर 2018 को हुआ और पिछले साल भी हुआ था दिसंबर 8, 9, 10 को, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सब कहाँ पर होता है कार्यक्रम? ये सब होता है देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड में औद्योगिक
स्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल का गठन कब किया गया था? 2002 में। ये भी याद रखेंगे, सिडकुल का फुल फॉर्म है ये स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे बात को। ये उत्तराखंड सरकार का एक उद्यम है। यह निगम उद्योगों के विकास को एवं राज्य में औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। कई सारी इंडस्ट्रीज है ना पंतनगर वाले इलाके में स्टैब्लिश हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, भारत की भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। टाटा बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है यहाँ पर। अशोक लीलैंड कई प्रकार के ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहाँ पर डेवलपमेंट करता है। ठीक है, गाड़ियाँ बनती हैं यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा एक उद्योग स्थापित हुआ है प्लेन्स वाले इलाके में, तराई वाले में। ठीक है, तो सिडकुल कब हुआ था? 2002 में। हस्तशिल्प एवं हथकरघा यानी कि हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही है। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ पर है? काशीपुर में। किस जिले में है काशीपुर? उधम सिंह नगर में। नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमित आयोजन देहरादून में किया ही जाता है। नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर मटेना अल्मोड़ा में स्थापित है। तो ये सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ, तो याद रखेंगे। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ है? काशीपुर में। और नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ पर है हैंडलूम के लिए? ये अल्मोड़ा में है। सिल्क पार्क देहरादून में स्थित है, आप जानते ही हैं। हरि प्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र गरुणाबाज अल्मोड़ा में है। इंपॉर्टेंट है ये सारे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको नोट करते हुए बढ़िए आगे। पंचाचूली वूलन अल्मोड़ा में स्थित है। राज्य का पहला पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क ये कहाँ पर है? हरिद्वार में है, याद रखेंगे। हाँ, हिमालयन मेगा फूड पार्क उधम सिंह नगर में है, जो कि राज्य का दूसरा है। पहला कहाँ पर था? देहरादून में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, डायरेक्टली इसमें हमें ज्योग्राफी तो नजर नहीं आ रही, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज नजर आ रही है गवर्नमेंट की, लेकिन ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये रहे व्हाट्सएप नंबर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विस के। आप और भी अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मिनी फूड पार्क श्यामाताल चंपावत में है। ठीक है, तो श्यामाताल कहाँ है? चंपावत में। ये भी आपको याद रखना होगा। श्यामाताल इज लोकेटेड इन चंपावत। शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? हरसार पौड़ी में। मरचूला को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे बात को। रेशम कीट पालन और कोकून उत्पादन कहाँ पर होता है? प्रेम नगर देहरादून में। ये सारे याद रखना है आपको, सारे के सारे, एक भी नहीं छूटना चाहिए। कत्था फैक्ट्री कहाँ है? हल्द्वानी में है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा में बेंत यानी कि केन, बेंत का मतलब क्या होता है? केन। ठीक है, केन उद्योग है। उधम सिंह नगर देहरादून, हरिद्वार में लकड़ी का उद्योग है। ठीक है, सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? काशीपुर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओल्डेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है? काशीपुर में है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी में ऊनी वस्त्र उद्योग हैं, क्योंकि सारे आपको पहाड़ी राज्य लग रहे होंगे। ये लग क्या रहे होंगे? हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा सारे पर्वतीय जिले हैं जहां पर ऊनी वस्त्र उद्योग काफी अच्छी तरीके से कार्य करता है। नागपुरी नाम की जगह कहाँ है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उत्तरकाशी। भेड़ ऊन की चटाई जिसको दन कहते हैं, दन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। नागपुरी किसके लिए जाना जाता है? दन के लिए। दन क्या है? भेड़ के ऊन से बनाई गई एक खास किस्म की क्या है? मैट है, चटाई है। अल्मोड़ा जिला ऊनी सालों तथा ताम्र शिल्प यानी कि जो कॉपर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ताम्र नगरी भी कहा जाता है अल्मोड़ा में, क्योंकि तांबे का बहुत काम होता है यहाँ पे। ठीक है, मंदिरों के लिए जो बर्तन होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, आपको घंटियाँ, लोटे सब मिल जाएंगे। कहाँ? अल्मोड़ा में। वहीं पर इसका निर्माण होता है, इसीलिए अल्मोड़ा को क्या कहा गया है? ताम्र नगरी भी कहा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिए और यकीन मानिए, ऐसा नहीं कि अगर आपने इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगी। इसमें समझ में नहीं आने जैसा कुछ है ही नहीं, बस पढ़िए और याद रखिए। हो सके तो रिवीजन करिए। दिन और रात को एक करने का समय आ गया है, हमारे पास अभी भी 6 दिन है। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर मिल्क, जो कि बिरलास का है। बिरलास का नाम आप जानते ही हैं। बिरला वाली फैमिली ने यहाँ पर 80 के दशक में लालको नाम की एक जगह है, उधम सिंह नगर के पास, नैनीताल जिले में आती है, लेकिन पेपर मिल लगाई थी
और बहुत बड़ी मिल है, मैंने कई बार देखा भी है मैंने इसको। ठीक है, जो एशिया की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है पेपर इंडस्ट्री, सेंचुरी पेपर मिल। उधम सिंह नगर के काशीपुर, बाजपुर और किच्छा तथा नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून में चीनी मिलें भी स्थित है। ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। तो उधम सिंह नगर जो है वहाँ पर कई सारी क्या है, शुगर मिल्स भी हैं। ओके, तो दोनों चीज़ याद रखेंगे आप। अच्छा, अब देखिए हरिद्वार में भी कई सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हैं। ठीक, इन सब लेक्चर को सुनने के बाद अगर 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गए ना, तो समझ लीजिए कि हमारे 2-2.5 घंटे की जो मेहनत होती है ना, वो सफल मानी जाएगी। BHEL रानीपुर नाम की जगह कहाँ है, हरिद्वार में है। RJ वायर्स एंड केबल्स रुड़की में है, जो कि हरिद्वार जिले में है। ऑन्डी फोर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटरकॉप, एंकर, ये सारे जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका तो आप ले लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट, और इसमें मैं पढ़ के क्या बोलते रहूं, ये सारी बातें आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएंगी कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैं हरिद्वार से सीधे आगे बढ़ जाता हूँ। फल संरक्षण केंद्र कहाँ है, रामगढ़ में, इसको आप याद रखेंगे। रामगढ़ कहाँ पर आता है, नैनीताल जिले में। ठीक है, मुक्तेश्वर से पहले पड़ता है ये। मैग्नासाइट कारखाना कहाँ है, झिरोला, जो कि अल्मोड़ा में है। और चंडाक नाम के स्थान कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, मिनरल डिपॉजिट भी पाए जाते हैं उत्तराखंड में। तो दरअसल मैग्नासाइट एक मिनरल है, चंडाक और झिरोला में पाया जा रहा है। वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर में है, वैक्सीन है इनफैक्ट वो। उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों वाले जिले कौन कौन से हैं, हरिद्वार और चंपावत। यानी कि सबसे ज़्यादा MSME इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, हरिद्वार में है, और सबसे कम कहाँ पर है, चंपावत में है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी में है, जहाँ पर मैं हूँ अभी। काफ़ी बड़ी मंडी है, उत्तर प्रदेश के टाइम से ही है ये। भारत व तिब्बत के बीच व्यापार काकलाकोट मंडी पिथौरागढ़ से होता था। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। कई सारी चीनी मिल हरिद्वार वाले जिले में भी है, मंगलौर में है। राज्य की प्रथम केवल जैविक उत्पादों की मंडी हल्द्वानी में है। देखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैविक मंडी कहाँ पर है, हल्द्वानी में है। एथेनॉल स्थापित जो प्लांट है वो बाजपुर में है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सारे से मेरा मतलब ये है कि सभी यही नहीं आ जाएंगे, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ये सारे जो भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं सब एग्जाम को ध्यान में ही रख के लिखे गए हैं। ठीक है, सोने का विशाल भंडार होने से अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून में ही हैं, और लाइमस्टोन अधिकतर कहाँ पाया जाता है, देहरादून जिले में। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ है, और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये है आपका वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून में। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान नाम की जगह है, जो कि अल्मोड़ा में है। और कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत, जो कि अल्मोड़ा जिले में है, स्थित है। राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला ऋषिकुल कहाँ है, हरिद्वार में है। ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट। मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कुछ ना कुछ। चलिए, ये तो अभी हमने ज्योग्राफी वाले पार्ट में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखी। अब वापस लौटते हैं असल ज्योग्राफी में, और हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पर, दर्रों में। दर्रे यानी कि पासेस। 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है, कि यहाँ से आपको मिल सकते हैं। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, ये वे जिले हैं जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, दर्रा देखने को मिलेगा, यानी कि पास देखने को मिलेगा। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिपुलेख दर्रा सबसे पहले देखो है कहाँ पर। देखिए, दर्रे याद रखना भी इतना आसान नहीं है, रिवीजन मांगता है टॉपिक के कई बार। लिपुलेख, दारमा, मानस्यापा, ऊंटा जयंती, ये सारे दर्रों के नाम हैं। लिपुलेख, दारमा नवीधुरा, मानस्या, लाम्पिया और ऊंटा जयंती, ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। इनमें से लिपुलेख जो दर्रा है उसका उपयोग किसके लिए होता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में। ध्यान देंगे इस बात का, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है, लिपुलेख का। आगाला, मुलिंगला, नेलंग और सागजोकला, ये है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, उसको जोड़ता है ये। ठीक है,
नाम याद रखेंगे, थागला, मुलिंगला, नेलंग, साकचोला। साकचोकला कहाँ पर है? उत्तरकाशी और तिब्बत में। चमोली और तिब्बत के बीच में भी कई सारे दर्रे मौजूद हैं। ये रहे आपके सामने, नीति पास, किंगरी विंगरी, माणा डुंगरीला, बालचा, खटरलिया, भ्युंडार, छलछल, तंजुन, चोरहोती, लमलंग। ये सब कहाँ पर हैं? ये सब हैं चमोली और तिब्बत के बीच में। ठीक है, बाराहोती, मार्चियोक, टोपीधुंगा, लातूधुरा, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। ट्रेल पास, बागेश्वर और चमोली के बीच में। सुंदरडूंगा, बागेश्वर और चमोली के बीच में। कालिंदी, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। श्रृंगकंठ, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में, क्योंकि उत्तरकाशी सीमा बना रहा है ना हिमाचल प्रदेश से, तो ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए। आप चाहें तो उठाकर देख सकते हैं पुराने पेपर्स, उसमें इन सभी अगर जहाँ पर दर्रों से क्वेश्चन आए होंगे यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। श्रृंगकंठ दर्रा कहाँ है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में। लास्पा, लास्पा है चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में दोस्तों। लास्पा कहाँ मौजूद है? चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में। सिल्ला, दारमा और व्यास घाटी जो कि पिथौरागढ़ में है। कुंवारी पास औली के निकट है जो कि चमोली में है। तो कुछ दर्रों के नाम इसमें लिखे हैं आपके सामने, मैं फिर से आपके सामने लेकर आता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ले लीजिए इसको, ये भी ले लीजिए और इसको भी। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर्स क्या होती है? चलो मैं कुछ आपको समझाता हूं पहले ग्लेशियर्स के बारे में। व्हाट आर ग्लेशियर्स? हिंदी में इसको कहते हैं हिमनद, इसको बमक भी कहा जाता है उत्तराखंड में। तो ग्लेशियर्स क्या है? ग्लेशियर मान लीजिए कि एक जमी हुई नदी है। क्या है ये? एक फ्रीज्ड रिवर है, जमी हुई नदी है, जो एक पहाड़ के खास ऊंचाई पर मौजूद है। ठीक, और कई सारी नदियों का सोर्स भी होती है। कौन? ग्लेशियर्स यानी कि हिमाद्रियां। जैसे कि एग्जांपल गंगोत्री ग्लेशियर। इसे ठीक ऐसे समझिए कि आपने आधे भरे बॉटल को आपने जमा दिया है, लेटाकर फ्रीजर के अंदर डाल दिया है, उसका ढक्कन खोल दिया है और बाहर निकाल लिया है। धीरे धीरे पानी पिघलेगा और उसमें से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिए ग्लेशियर से नदी बह रही है, लेकिन जो बॉटल के अंदर वाला जो मटेरियल है वो समाप्त हो जाएगा। ग्लेशियर्स फिलहाल समाप्त नहीं होता, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर एक सोर्स बन जाता है किसका? रिवर का। तो हिमालयन रिवर्स का सोर्स है कौन? ग्लेशियर। तो अगर मेन ग्लेशियर मान लिया मैंने कि इतना बड़ा है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरीके से है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर मान लेते हैं इसको। तो इस गंगोत्री ग्लेशियर से कई सारे ग्लेशियर्स अटैच भी होंगे, वो इसके क्या हैं? ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स, यानी कि सहायक ग्लेशियर। इसके भी सहायक हो सकते हैं। तो ग्लेशियर धीरे धीरे मूव करता है सरफेस के ऊपर, सरफेस को इरोड करता है, और सरफेस को इरोड करने की वजह से कई सारे लैंडफॉर्म्स बना सकता है, जैसे कि हैंगिंग वैली है ना, यू शेप की वैली है, सर्क है, मोरेन्स है। यानी कि ग्लेशियर क्या कर सकता है? डिपॉजिट वाला काम भी कर सकता है, यानी कि अपरदन निक्षेपण भी कर सकता है, और इरोजन भी कर सकता है। डिपोजिशन से बनने वाली जो लैंडफॉर्म्स है वो अलग है, और इरोजन से बनने वाली जो लैंडफॉर्म है वो क्या है? अलग है। ठीक है, तो यू शेप वैली इज एन एग्जांपल ऑफ ए इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। हैंगिंग वैली इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर ये रहे, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये धीरे धीरे सिकुड़ भी रहे हैं। अगर ये समाप्त हो गए तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ भी समझ लीजिए कि समाप्त हो जाएंगी। फिलहाल देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है। ठीक, तो सबसे पहले लिखा है गंगोत्री। यह चौखंबा चोटी के उत्तर पश्चिम घरानों से शुरू होने वाले 27 सहायक ग्लेशियरों का एक समूह है। यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर इज कनेक्टेड विथ 27 अदर ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स। सबसे बड़ा ग्लेशियर है राज्य का केदारनाथ, सुमेरु पर्वत और भरतकुंडा इसकी दक्षिणी सीमा बनाते हैं, और भागीरथी और मंदाकिनी नदी के बीच
वाटर डिवाइड को चिन्हित करते हैं। इसकी उत्तरी सीमा भागीरथी और अलकनंदा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का निर्माण करने वाली माना और कालिंद निखाल चोटियों द्वारा बनाई गई है। क्या बात लिखी गई है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ मौजूद है। ठीक है, अब बात करते हैं खतलिंग ग्लेशियर की। यह है लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर, टिहरी गढ़वाल में है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है। क्या पता फिर से रिपीट हो जाए। उत्तराखंड के कहाँ पर है ये? टिहरी में है। जो भिलंगना नदी का स्रोत है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है और भिलंगना नदी कहाँ से निकल रही है? खतलिंग से निकल रही है। केदारखंड में इसका वर्णन स्फटिक लिंग के रूप में किया गया है। कांथा, सतलनिक और दूधा डोडा जैसे कई छोटे आकार के ग्लेशियर इसमें विलीन हो जाते हैं, अर्थात इसके क्या होंगे? सहायक ग्लेशियर होंगे। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, जो छोटे ग्लेशियरों द्वारा पोषित होता है, यानी कि उसको फीड करता है। मंदाकिनी नदी यहीं से निकलती है। देखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मंदाकिनी नदी का जो सोर्स है वो कौन सा ग्लेशियर है? चौराबाड़ी। ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी एक झील बनाता है जिसे गांधी सरोवर या चौड़ाबाड़ी लेक भी कहते हैं। देखिए, है ना। सिर्फ कहाँ पर स्थित है बात इससे नहीं चलेगी, और भी कुछ फैक्ट्स हर ग्लेशियर के साथ जुड़े हुए हैं। यह वह स्थान है जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। यह कई झीलों से घिरा हुआ है, जो 2003 में 3 से बढ़कर 2013 में 16 हो गई थी। ठीक है, झीलें। और 2013 की आपदा का कारण बनी। वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते ही हैं 2013 में क्या तबाही हुई थी केदारनाथ में। सतोपंथ और भागीरथी खरक चमोली जिले में अलकनंदा घाटी में स्थित ग्लेशियर है। 13 से 18 किलोमीटर लंबा और 750 से 800 मीटर चौड़ा। चौखंबा चोटी का पूर्वी ढलान इन ग्लेशियरों को पोषित यानी कि फीड करता है। अलकनंदा नदी सतोपंथ से निकलती है, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, काफ़ी कंफ्यूजन हो जा रहा है। याद रखना होगा कि अलकनंदा नदी का सोर्स क्या है। क्या सोर्स है? सतोपंथ लेक। और माणा से कौन सी नदी निकल रही है? सरस्वती। बंदरपूंछ यमुना घाटी में स्थित यह बंदरपूंछ चोटी के उत्तरी ढलान के साथ 12 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। इसके स्रोत से यमुना नदी निकलती है, याद रखेंगे। इसमें विशाल मोरेन जमा है क्योंकि इसकी ढलानें बहुत कोमल हैं। मोरेन यानी कि एक डिपोजिशनल वर्क है किसका? ग्लेशियर्स का। पिंडारी कहाँ है? बागेश्वर जिले में है। नंदा देवी और नंदाकोट चोटियों के किनारे स्थित यह ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा है और 300 से 400 मीटर चौड़ा है। पिंडर नदी निकल रही है पिंडारी से और अपनी पहुंच के कारण यह ग्लेशियर ट्रैकर्स की पसंदीदा स्थान है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। केवल पिंडारी ग्लेशियर के माध्यम से यह अपनी घाटी के साथ साथ बुरांश के पेड़ों के साथ ब्याली उड्यार के माध्यम से ट्रैकिंग मार्ग के लिए जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। गौरीगंगा वहाँ से निकलती है। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही थी? रामगंगा पूर्व नदी। ठीक है, यह सबसे कठिन ट्रैक मार्गों में से एक है। कौन सा? नामिक ग्लेशियर। कहाँ मौजूद है? पिथौरागढ़ जिले में। सुंदरडूंगा ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर। कई बार आया है क्वेश्चन। इसका निर्माण मायकोटली और सुखराम ग्लेशियर द्वारा हुआ है। तो ये रहे कुछ ग्लेशियर्स। हो सके तो आप इसके अलावा भी उत्तराखंड में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के बारे में बुक्स या और सोर्स से पढ़ सकते हैं। ध्यान देंगे इस बात का। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, नदी तंत्र, ग्लेशियर और पाई जाने वाली झीलें और वाटरफॉल्स की। काफी बड़ा टॉपिक है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन देने वाला टॉपिक। तो देखिए, काली नदी, भागीरथी लंबाई के अनुसार यहां पर सबको लगाया गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि सबसे ज्यादा लंबी नदी राज्य के अंदर कौन सी है, तो उसका नाम आ जाता है क्या? काली नदी का। नंबर 2 भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा। सर्वाधिक लंबी नदियां हैं ये। ठीक है, याद रखेंगे। दूधा टोली से 5 नदियां, देखिए याद रखेंगे ना। रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी और पूर्वी नायार तो हो गई, तथा विनो नदी का उद्गम होता है। कहां से निकल रही है ये नदियां? दूधा टोली से। आटागाड़ लगभग 30 किलोमीटर बहने के बाद सिमली में पिंडर नदी से मिल जाती है। यानी कि पिंडर नदी की क्या है ये?
सहायक नदी है। कौन सी? आटागाड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वीनो नदी भी यही दूरी तय करती है, लगभग ज़्यादा लंबी नहीं है, 30 किलोमीटर के आसपास। केदार में रामगंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियां भी गंगा में समाहित हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट। टनकपुर के बाद वही जो सबसे पहले हमने देखा था, काली नदी को क्या कहा जाता है? शारदा। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि सबसे ज्यादा जल राशि कौन सी नदी प्रदान करती है, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी वाटर बॉडी किसकी है? अलकनंदा की है। ठीक है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी कहते हैं, पता ही है आपको। और यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना होगा। ओके। देवप्रयाग से उत्तराखंड की सीमा तक गंगा का नाम गंगा है। लंबाई है 96 किलोमीटर, यानी कि उत्तर प्रदेश के शुरू होने से पहले तक उत्तराखंड में इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? 205 + 96। पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी व नयार नदियों को मिलाकर सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखेंगे इस बात को। क्या कहा हमने? भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और नयार नदियों को मिलाकर सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है। राज्य के सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में यमुना और काली नदी का प्रवाह देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उत्तराखंड का नक्शा बनाएं तो इसमें सबसे ईस्ट में कौन सी नदी है और सबसे वेस्ट में कौन सी नदी है? सबसे ईस्ट में काली है, सबसे वेस्ट में कौन सी है? यमुना है। कहने का मतलब उसमें ये था। ओके, बात को समझ रहे होंगे आप लोग। ओके, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो बाउंड्री बनती है वो बनाती है कौन सी? टोन्स। टोन्स की सुपिन शाखा बंदरपूंछ के स्वर्ग रोहिणी नामक हिमनद से निकलती है। ठीक है। भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि शिवलिंग शिखर के पास है। गोमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी से मिलने वाली नदी आकाश गंगा कहलाती है। गंगोत्री के समीप भागीरथी से मिलने वाली कुछ नदियों के नाम लिखेंगे आप प्लीज। देखिए, गंगा सिर्फ एक सिंगल नदी नहीं है, वो कई सारी धाराओं से मिलकर बनी है। तो ये रही प्रमुख धाराएं, रुद्र गंगा, केदार गंगा, जानवी या जाड़ गंगा। ये सारी नदियां भागीरथी में मिल जाती हैं, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से बहुत दूर नहीं है। ठीक है। भिलंगना नदी निकल रही है खतलिंग ग्लेशियर से, अभी हमने देखा था। मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, जिसको बालखिल्ली भी कहा जाता है, भिलंगना की क्या है? सहायक नदियां हैं। याद रखेंगे इस बात को। चमोली में अलकनंदा सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक यानी कि ग्लेशियर से निकलती है और सतोपंथ ताल वहां से निकल रही है। अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मण गंगा उसकी सहायक नदी हो जाती है। और फिर केशव प्रयाग में सरस्वती नदी मिल जाती है। तो केशव प्रयाग में, प्रयाग का मतलब होता है संगम, केशव प्रयाग = हो जाएगा सरस्वती + अलकनंदा। याद रखेंगे, लेकिन इसको हम पंच प्रयाग में शामिल नहीं कर रहे हैं। ओके। विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी आदि पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। संगचुन्मा, निकुर्ट, थुमका आदि कुठी यांगटी की सहायक नदियां हैं। याद रखेंगे। लिस्सर यानी कि दारमा, नानदारमा, सेला यांगटी, कुंचतिच आदि पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। गोरी नदी मिलम हिमनद से निकल रही है। लधिया नदी काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। भागीरथी तट तथा वरुणा व 80 नदियों के मध्य उत्तरकाशी नगर स्थित है। ये सारे फैक्ट्स रैंडमली यहां पर रखे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन। ठीक, नदियों के बारे में। काली नदी को सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी देती है? जो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है, कुमाऊं की। ठीक है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरयू। सरयू के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? बागेश्वर। ठीक है। कहां से निकलती है? सरमूल नामक स्थान से। 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद चंपावत व पिथौरागढ़ का बॉर्डर बनाती है
और काली नदी में मिल जाती है, यानी कि सरयू इज अ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर। ठीक। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी नयार है। वेरी इंपॉर्टेंट। फूलों की घाटी में बहने वाली भ्युंडार अर्थात पुष्पावती नदी पुष्यतोया ताल से निकलती है। कोसी नदी निकल रही है कौसानी से, जो कि बागेश्वर के पास है, और नैनीताल के चोर गलिया के पास से नंधौर नदी निकलती है, जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बीच का बॉर्डर बनाती है। और जब आप उधम सिंह नगर में जाएंगे सितारगंज के पास, तो वहां पर नानक सागर दिखाई देगा आपको, डैम, वहां पर जाकर ही मिल जाती है नदी। ठीक है, तो ये रहा नदियों के बारे में अब तक का हिसाब। काली नदी, जो कि राज्य की सबसे पूर्व में यानी कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, उसके बात हो रही है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? देखिए, पिथौरागढ़ के लिपू लेक के पास से। काली नदी कहाँ से निकल रही है भाई? लिपू लेक के पास, जो कि जैक्सर श्रेणी के पास पूर्वी ढाल में है। उस स्थान का नाम क्या है? काला पानी। गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं सरयू के साथ। सरयू के बारे में अभी हमने पढ़ा ही था। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू नदी से पूर्वी रामगंगा नदी मिल जाती है। पूर्वी रामगंगा का उद्गम पोंटिंग स्थल एवं नामिक हिमनद से होता है। भोजपत्री गाड़, गरक्तिया, काला पानी गाड़, बैरल गाड़ इत्यादि ईस्टर्न रामगंगा की सहायक नदियां हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो नदी बह रही है रामगंगा, वो वेस्टर्न रामगंगा है। ये जो हम पढ़ रहे थे ये ईस्टर्न रामगंगा है, याद रखेंगे। काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जल को पवित्र नहीं माना जाता। उठी आंगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 252 किलोमीटर। बद्रीनाथ, दूनागिरी, सतोपंथ, भागीरथी 18 किलोमीटर। हिप्रा मोमक आदि ग्लेशियर चमोली में है। ये सारी बात यहाँ पर अब किसके बारे में आ गई है? चमोली के बारे में। सबके सब कहाँ पर है? चमोली में है। कौन कौन से? बद्रीनाथ, दूनागिरी, सतोपंथ, भागीरथी। मिलम, काली, हीरामड़ी, नामिक, पिनौरा, रामल, पोंटिंग, ये सारे ग्लेशियर्स कहाँ पर हैं? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अभी हमने इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखा था, अब खाली नाम देख रहे हैं और वो कहाँ पर लोकेटेड है ये देख रहे हैं हम लोग। ठीक, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूंछ, डोरियानी आदि ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। हाँ ठीक है। सुखराम, सुंदरढूंगा, कफनी, मैकतोली आदि ग्लेशियर कहाँ पर है? बागेश्वर में है। याद रखेंगे सारे नाम। चौराबाड़ी, केदारनाथ, ये सारे ग्लेशियर कहाँ पर आते हैं? रुद्रप्रयाग में आते हैं। खतलिंग ग्लेशियर टेरी में है और रुद्रप्रयाग में भी उसका थोड़ा पार्ट। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है और चमोली में भी स्थित उसका थोड़ा सा भाग। राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री, जो कहाँ है? उत्तरकाशी में है, जाहिर सी बात है। दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और कमोली में है और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं पंचप्रयाग की। पंचप्रयाग यानी कि 5 प्रयाग, यानी कि 5 संगम वाले क्षेत्र। तो देखो, 2 इंपॉर्टेंट नदियां भागीरथी और अलकनंदा, इनके नाम आपको हमेशा याद रखने होंगे। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इन सभी प्रयागों में अलकनंदा नदियों में खास तौर पर विष्णुप्रयाग से लेकर रुद्रप्रयाग तक, इन सब में एक रिवर कॉमन है और उसका नाम है क्या? अलकनंदा। देवप्रयाग में स्वयं अलकनंदा किस में मिल जाती है? भागीरथी में। फिर उन दोनों को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ठीक है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये सब पंचप्रयाग हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है, पंचप्रयागों में ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण में द्वितीय प्रयाग नंद प्रयाग है। ठीक है, जहां अलकनंदा में नदी मिलती है। अब देखो, बात कर रहे हैं हम किसकी? नंद प्रयाग की। कौन सी नदी मिल रही है अलकनंदा में? नंदाकिनी। फिर बात कर रहे हैं कर्ण प्रयाग की, जहां पर कौन सी नदी मिल रही है? अलकनंदा और पिंडर।
फिर बात कर रहे हैं किसकी, रुद्रप्रयाग की, जिसमें अलकनंदा में कौन सी नदी मिल रही है, मंदाकिनी। फिर बात कर रहे हैं किसकी, भागीरथी की, किसमें मिल रही है, दोनों किसमें मिल जा रहे हैं एक साथ, सास कौन सी है भागीरथी और बहू कौन सी है अलकनंदा। तो इस तरीके से पंच प्रयाग बनते हैं, ठीक है। तो एक रिवर इसमें हमेशा क्या दिख रही है आपको, कॉमन। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए ये मान लीजिए अलकनंदा है, ये कौन सी नदी है, भागीरथी, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, गंगा कहलाएंगे। इसको हम मान लेते हैं क्या, देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ये जो स्ट्रीम है ये क्या कहलाएगी, अलकनंदा। ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा ये। तो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, और 1 2 3 4 5, तो ये कहलाएंगे क्या, आपके पंच प्रयाग कहलाएंगे। ओके, यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। खैर ये बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा ये। अब देखते हैं नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ भी, ठीक है। इसको पढ़े बगैर ये कोर्स पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो गंगा की उपतंत्र यानी कि भागीरथी, तो गंगा आप जान लीजिए कि कई सारी धाराओं से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट धारा यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रीम कौन सी है, भागीरथी है, ठीक, भागीरथी। तो भागीरथी की जो सहायक नदियां हैं उसका नाम है जाड़ गंगा या जानवी, सिया गंगा, बिलंगना, ठीक है। अलकनंदा भी क्या है, गंगा की ही सहायक नदियां है। तो अलकनंदा देखो इतना सारा पानी लेकर आ रही है, इतनी नदियों का, यानी कि बहू है, बहुत सारा दहेज ला रही है, कुछ इस तरीके से समझिएगा। नयार भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, पश्चिमी और पूर्वी नयार। तो ये आपका गंगा नदी इतनी सारी नदी से मिलकर एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम क्रिएट करती है। काली नदी, कुठी आंगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया, ये सब क्या है, काली नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। कुठी आंगटी की भी कई सहायक नदियां होंगी, संगचुम्मा, निकुट, थुमका इत्यादि, ठीक है। पूर्वी धौली गंगा, लिस्सर, नानदासा, सेला यांगटी, कुंचतिच, ठीक है। गौरी गंगा भी किसका रिवर सिस्टम है, काली नदी का। तो शुनकल्पा, रामल, रमलागाड़, मदाकानी, गोनग्याड़, ठीक है, एकदम से नाम याद नहीं रहेंगे। और सरयू, सरयू की कौन सी नदी वो है, ट्रिब्यूटरी, गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार। तो देखिए आप देख सकते हैं कि काली नदी के पास कितनी नदियों का पानी आ रहा है। अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना की इतनी सारी सहायक नदियां हैं। देखिए यमुना की इतनी सारी क्या हैं, सहायक नदियां हैं। बनाड़गाड़, कमलगाड़, हनुमान गंगा देखिए यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं, ठीक है। खुतनूगाड़, बर्नीगाड़, बद्रीगाड़, मुगरागाड़, गडोलीगाड़, ये सारी नदियां। टोंस, आसन, आसन नदी पर उत्तराखंड का एकमात्र क्या है, आप जानते ही होंगे, आसन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। और यहां पर एकमात्र वेटलैंड है किसका, उत्तराखंड का, आसन, ठीक है। गंगा तंत्र में देखिए कलेक्टिवली भागीरथी, अलकनंदा, नयार, सोंग, चंद्रभागा, रतमऊ, सोलानी, बाणगंगा, ये सब मिलके एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बना रही हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता ही होंगी, ओके। बेगुल, निहाल, सौंग, रिस्पना, नंधौर, भाखरा, ढेला, मालिन नदी, ये सब बाह्य हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय वाले क्षेत्र से निकलते हैं, यानी कि शिवालिक से। तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी सारी नदियां बह रही हैं उत्तराखंड में। पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह, सरयू, गोमती, कोसी, गौला हल्द्वानी के पास ही है, पनार, लधिया, ये सब मध्य हिमालय से निकल रही हैं। और ये जो बड़ी नदियां ये कहाँ से आ रही हैं, महान हिमालय से। तो इस तरीके से बार बार आपको जो चीज़ें रिपीट करके दिखाई जा रही है इसमें, दरअसल वो हर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये नदियां कहाँ से आ रही हैं, ग्रेट हिमालय से। ये नदियां कहाँ से आ रही हैं, लेसर हिमालय से। ये नदियां कहाँ से आ रही हैं, शिवालिक से। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए अब देखिए एक और तरीका नदी को समझने का। नदी का नाम, उद्गम स्थान जहां से हो रहा है और कहां तक, और इसकी टोटल लेंथ, ये देखिए ये सबसे अच्छा तरीका है समझने का।
नंदाकिनी नंदा घुंघटी से निकल रही है, नंद प्रयाग तक जाएगी, टोटल लेंथ 56। गंगा अर्थात भागीरथी की बात कर लेते हैं, नहीं गंगा की बात हम करेंगे देवप्रयाग से हरिद्वार तक इसकी लंबाई मात्र कितनी है, 96 किलोमीटर। पूर्वी नयार दूधा टोली से सतपुली तक 109, पश्चिमी नयार सतपुली तक 78 किलोमीटर। पश्चिमी रामगंगा जिसको रथवाहिनी भी कहा जाता है और यही रामनगर से बीच में से होती हुई जाती है, कालागढ़ तक जाती है 155 किलोमीटर और उसके बाद चली जाती है यूपी में। कहाँ मिलती है, फर्रुखाबाद के पास, किसमें, गंगा में। कोसी निकल रही है कौसानी से सुल्तानपुर नामक स्थान तक, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 168 किलोमीटर। गौला नदी, इसको गार्गी नदी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गार्गी नदी भी कहा गया है इसको, ठीक है, गार्गी। ये निकल रही है पहाड़ पानी से किच्छा तक 102, काली नदी लिपुलेख टनकपुर 252, सरयू सरमूल पंचमेश्वर 146 किलोमीटर। पूर्वी रामगंगा पोंटिंग हिमनद रामेश्वर 108, गौरी गंगा मिलम जौलजेबी तक 104, टोंस नदी रूपिन सूपिन हिमनद डाक पत्थर देहरादून तक 148, यमुना यमुनोत्री से धालीपुर तक, वेरी इंपॉर्टेंट, यमुना का जो वो है फ्लो वो कहाँ से कहाँ तक है, यमुनोत्री से लेकर ढालीपुर तक, कहाँ, देहरादून में है, जो 136 किलोमीटर मात्र, ठीक है, 136 किलोमीटर। भागीरथी गोमुख, हाँ देखो गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक 205, अभी हमने देखा भी था। भिलंगना फतलिंग ग्लेशियर से निकल रही है जो कि पुरानी टेहरी तक बहेगी, 110 किलोमीटर। अलकनंदा सतोपन से देवप्रयाग तक 195, विष्णुगंगा देववाहिनी हिमानी से लेकर विष्णुप्रयाग तक 94, पिंडर नदी पिंडारी हिमनद से कर्णप्रयाग तक 105, मंदाकिनी निकल रही है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक 72 किलोमीटर, ठीक है। अब थोड़ा समझाया गया है अपवाह तंत्र को, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को थोड़ा देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन से पहलू हमें देखने होंगे। यह क्षेत्र कई नदियों और जलधाराओं द्वारा अच्छी तरह से सिंचित है, नो डाउट। एक अपवित्र नदी है जिसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को जीवन रेखा होने और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होने के बावजूद काली नदी को धार्मिक मान्यताओं में अपवित्र माना गया है। क्यों? क्योंकि इसकी दुर्गमता और इसके रास्ते में खड़ी ढलानें हैं। घने जंगलों के किनारे खड़ी ढलानों के कारण नदी तेजी से बहती है। इस नदी में हर साल काफी संख्या में लोग बह जाते हैं। नदी के किनारे भालू, तेंदुआ और बाघ जैसे जंगली जानवर रहते हैं जो इसे और भी खतरनाक बना देते हैं। अब क्योंकि ये ज़्यादा हॉस्टाइल है, लोग आसानी से इसको पार नहीं कर पाते, तो इसको अपवित्र घोषित कर दिया गया होगा। बिल्कुल गलत बात है। रामगंगा, कोसी और गोला क्षेत्र के पूर्वी भागों को अन्य महत्वपूर्ण नदियां भी हैं कई, सोंग, खोह, दापका कहते हैं, निहाल, भाखड़ा और नंधौर। रामगंगा दूधा टोली रेंज के पूर्वी ढलानों से निकलती है और अल्मोड़ा और नैनीताल से जिले से बहती हुई यूपी और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। कन्नौज में, नॉट फर्रुखाबाद, कन्नौज मिलती है। मैंने इससे पहले अभी फर्रुखाबाद बोल दिया था, कन्नौज मिलती है, ठीक है। 140 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला कालागढ़ बांध रामगंगा पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा। यूपी के बॉर्डर पे है ये, ठीक है। कहाँ पर है? रामगंगा में है। रामगंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कोसी अल्मोड़ा जिले से निकल रही है, धारापानी नामक स्थान से, धारापानी धार, और यूपी में रामपुर के पास रामगंगा में मिल जाती है। और रामगंगा किसमें मिल जाती है? गंगा में। सप्त सामुद्रिक स्रोत एवं सप्त सामुद्रिक तीर्थ केदार खंड के अनुसार भागीरथी अलकनंदा बेसिन की 7 नदियों सरस्वती, अलकनंदा, धौली, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नयार, इन सबको सप्त सामुद्रिक स्रोत तथा गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र को सप्त सामुद्रिक तीर्थ कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया है ये, ठीक है। सरस्वती, अलकनंदा, धौली, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी, नयार, क्या कहा गया है कलेक्टिवली? इनको सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है। देखिए नदी के बारे में कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे एंगल्स हैं। यमुना तंत्र, यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण ढाल से निकल रही है, यमुनोत्री हिमनद से निकल रही है, ठीक है। देहरादून जिले से बाहर हो जाएगी। सबसे प्रमुख नदी इसकी कौन सी है? टोंस है, सहायक नदी है, ठीक है। ये बात हम पहले पढ़ भी चुके हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद
कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। कौन सी? टोन्स, जिसको तमसा भी कहते हैं। यमुना देहरादून अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। टोन्स के बाद देहरादून के रामपुर मंदिर के पास बाईं ओर से आसन नदी मिल जाती है। आसन, अब देखिए आसन नदी जिसके बारे में मैंने अभी आपको ये बताया कि उत्तराखंड का एकमात्र क्या मौजूद है? वेटलैंड, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आसन आसारोड़ी देहरा मार्ग के पश्चिम से निकलती है। इसके बाद धालीपुर के पास यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। यमुनोत्री से धालीपुर तक अर्थात उत्तराखंड में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर है। याद रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है। इस नदी की यमुनोत्री से इलाहाबाद तक लंबाई 1386 किलोमीटर है। चलिए, ये तो यूपी की बात हो गई, हटाओ। गंगा नदी तंत्र, इसके बारे में आप लोगों ने, मैं मान के चल रहा हूं कि इंडियन ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को स्किप कर रहा हूं। इसमें वही बातें रिपीट करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। भागीरथी उपतंत्र, जिसके बारे में हम जानते ही हैं, भागीरथी कहाँ से निकल रही है? कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख के पास से, ठीक है। कई सारी नदियों के नाम देखिए, रुद्रगंगा, जानवी, जाड़गंगा, केदारगंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा, ये सब किसकी नदियाँ सहायक हैं? भागीरथी की। रुद्रगंगा निकल रही है रुद्रगेरा हिमनद से। जाड़गंगा कहाँ से निकल रही है? थामला दर्रे से, ठीक है। गणेश प्रयाग को कहा जाता है क्या? पुरानी टेहरी। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी की बात करेंगे हम लोग, पूरी कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हर बार। गणेश प्रयाग इज इक्वल टू टिहरी, ठीक है। भागीरथी में भिलंगना नदी जहां पे मिलती है उस प्रयाग को क्या कहा जाता है? गणेश प्रयाग, याद रखेंगे। और उसी प्रयाग में क्या है? पुरानी टेहरी डूबी हुई है। भिलंगना खतलिंग नदी ग्लेशियर निकलती है, भैया कितनी बार बताओगे? मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, भिलंगना की सहायक नदियां हैं, छोड़िए इसको। देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा नदी मिलती है जो कि अपेक्षाकृत अधिक जल लाती है, पता है भाई, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें दरअसल हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो मैं इसको स्किप करूंगा। खाली याद रखेंगे काली नदी की जो लंबाई है वो 252 किलोमीटर है, और ये रही इसकी कुछ सहायक नदियां, ठीक है। हाँ, अब ये नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है उत्तराखंड की झीलें यानी कि लेक्स। तो मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में दो प्रकार की झीलें हैं। एक तो हिमाद्री झीलें यानी कि ग्लेशियर लेक हैं, और एक क्या होती है? टेक्टोनिक हिमानी झीलें। ये झीलें हिमालय के ऊंचे इलाकों में पाई जाती हैं, जहां 95% झीलें हिमनदी प्रकार की हैं। ग्लेशियर कटाव का एक मुख्य स्रोत है क्योंकि ये आधारशिला को उखाड़ते हैं और ढीली सामग्री को पुनर्वर्तित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बेसिन बन जाते हैं। ग्लेशियर अपनी एक्टिविटी कर रहा है, इरोड कर रहा है सरफेस को, वहां पर क्या है? पानी इकट्ठा होगा, ठीक है। इससे रूपकुंड, वासुकी ताल, परिताल आदि जैसे सर्क झीलों का निर्माण हुआ है। ये झीलें ग्लेशियर और पेरीग्लेशियर दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बेदनी कुंड, नदी कुंड, दयारा झील बर्फ की क्रिया के कारण पेरीग्लेशियल क्षेत्रों में बनी झीलों के कुछ उदाहरण हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पंचकोणीय या बहुभुज झील का निर्माण होता है, यानी कि कई सारे इसमें क्या होते हैं? आर्म्स होते हैं। टेक्टोनिक झीलें देखिए कौन सी हैं? ये झीलें आंतरिक बलों के कारण यानी कि टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण बनती हैं, और भ्रंश की टेक्टोनिक गतिविधि के कारण इनका निर्माण हुआ है। क्योंकि जब टेक्टोनिक मूवमेंट होगा तो होगा क्या? तो कहीं कहीं पर डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, ठीक है, जो पानी से भर जाते हैं और झीलों का निर्माण हो जाता है। नैनीताल, भीमताल इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं। कृत्रिम झील कौन से होंगे? जहां पर हम डैम बना लें। एग्जाम्पल टेहरी झील, आपको पता ही है। नानक सागर इसके दो उदाहरण हैं। अस्थायी झीलें कौन सी होती होंगी? ये झीलें भूस्खलन के कारण बनती हैं, है ना, टेम्परेरी पीरियड के लिए। क्या होगा? भूस्खलन के कारण क्या होगा? मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, हो सकता है कि झीलें बन जाए कुछ समय के लिए, पानी रुक जाएगा क्योंकि। तो गोहना झील इसका सबसे परम उदाहरण है अस्थायी झील का, जो बहुत लंबे समय तक रही, 84 साल तक, ऐसा बताया जाता है। चाल, खाल, कुंड, खाल, ये सारी चीजें क्या हैं? पहाड़ों में हैं। वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, खाल और कुंड। खाल नदियों या गधेरों के किनारे बने छोटे तालाब हैं। कुछ क्षेत्रों में ये संरचनाएं शुष्क मौसम के दौरान सूख जाती हैं। कुंडों का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और इनका निर्माण या झरनों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों के आसपास किया जाता है, ठीक है। अब लीजिए, ये रही झीलें और ये रही उसकी स्थिति। अब इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, पढ़ना है झील का नाम और पता लगाना है कहाँ है। खुरपाताल, नैनीताल। सूखाताल, मलबाताल, सड़ियाताल, हरीशताल नैनीताल में। गिरीताल, उधम सिंह नगर।
सुकुंडा ताल बागेश्वर, तड़ाक ताल अल्मोड़ा, श्यामला ताल चंपावत, ये इंपॉर्टेंट है। श्याम रंग का जल, किनारे विवेकानंद का आश्रम है इस झील के। झिलमिल ताल चंपावत, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीले रंग का जल है। नैनीताल आप जानते ही हैं, त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। भीमताल नैनीताल में है, जिले में त्रिभुजाकार है, बीच में टापू है, गहरा नीला है, पीला नहीं है, नीला होना चाहिए। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है ये। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाली, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरे ताल, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 7 ताल नैनीताल में है, छोटे छोटे कई तालों का समूह, आकृति अश्वखुर के समान है। इसी में गरुड़ ताल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देखिए, ठीक है। गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण ताल, सीता ताल, 5 कोनों वाला नल दमयंती ताल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताल से भी एक क्वेश्चन आपको घूम फिर के मिलेगा ही, बच नहीं सकते इससे भी। अब हम बात करेंगे किसकी, गढ़वाल। गढ़वाल में भी कई सारी झीलें हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ताराकुंड दूधा टोली में है। दुग्ध ताल कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। रूपकुंड, जिसको रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है, कई बार आया है एग्जाम में, चमोली में है। होमकुंड कहाँ है, चमोली में है। चलिए मैं अंडरलाइन करते हुए चलता हूँ ताकि थोड़ा एंगेज रखा जा सके। दुग्ध ताल पौड़ी गढ़वाल, ताराकुंड दूधा टोली, रूपकुंड चमोली, होमकुंड भी चमोली, लोकपाल भी चमोली, हेमकुंड कहते हैं और होमकुंड दोनों में फर्क है। हाँ, सतोपंथ सत्यपद ताल चमोली, विरही ताल चमोली, इसे गौना झील भी कहते हैं, इससे बिरही नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट है। बेनीताल चमोली, काड़ा ताल डोडी के पीछे है, डोडी ताल के पीछे है भैया, ठीक है। 5 कंडी बयां ताल, इसको उबलता हुआ ताल भी कहते हैं, उत्तरकाशी में है ये। उबलता हुआ ताल है, यानी कि काफी गर्म होगा मिनरल्स के कारण, सल्फर के कारण, ठीक है। ओके, बेनीताल चमोली में है, काड़ा ताल डोडी के पीछे है, 5 कंडी बयां ताल जो उबलता ताल उत्तरकाशी में है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में आता है एग्जाम में क्वेश्चन। बधाड़ी ताल रुद्रप्रयाग, शरवदी या चौराबाड़ी या गांधी सरोवर रुद्रप्रयाग, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ओके, चंदबाड़ी ताल देहरादून, चंद्रभागा नदी निकलती है जहां से, चंदबाड़ी ताल, ठीक है। कासरों ताल देहरादून रायवाला के पास है। दिव्य सरोवर हरिद्वार विल्व पर्वत पर है ये, ठीक है। देखो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, अब तो ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है याद रखने की। सहस्त्रताल हाथी टिहरी गढ़वाल में है। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सहस्त्र झील, और सबसे गहरी भी है कहाँ, टिहरी गढ़वाल में है, ठीक। यमताल सहस्त्रताल के नजदीक है। महासर ताल, बासुकी ताल, ये सब कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में है। मसूर ताल टिहरी खतलिंग हिमनद के पास है। अप्सरा ताल या अछरिया नाल टिहरी बूढ़ा केदार के पास है। भिलंग ताल टिहरी में है। विष्णु ताल चमोली में है, ठीक है, देखते रहिए। लिंगा ताल आंचरी ताल चमोली में है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई, इसको नोट करो। लिंगा ताल चमोली, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी में कौन सा ताल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्या लिखोगे, आंचरी ताल। सुखताल चमोली में है। झलताल सुखताल के पास है, अर्थात ये भी चमोली में होगा। काक भुषंडी ताल देखिए हाथी पर्वत जोशीमठ में है। नचिकेता ताल उत्तरकाशी, दूध गंगा नदी, दूध गंगा हिमनद के पास है उत्तरकाशी में नचिकेता ताल। याद रख पाओगे इतना, 1-2 रीडिंग मान लेना, क्या पता अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो याद आ जाए। चलिए जी, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि अलकनंदा नदी या जितनी भी नदियां हैं उत्तराखंड में, उनके किनारे कौन कौन से प्रमुख स्थल या नगर मौजूद हैं। क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। अलकनंदा के पास देखिए माणा, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर, मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ये सब अलकनंदा नदी के तट पर है। भागीरथी नदी जो निकल रही है गंगोत्री से लेकर कहाँ तक, देवप्रयाग तक, उनके बीच में 205 किलोमीटर में जो जो शहर पड़ते हैं वो ये रहे। गंगोत्री, भैरव घाटी, लंका, थराली, सूखीटोप, हरसिल, डबरानी, गंगनानी, भटबाड़ी, मनेरी, उत्तरकाशी,
डुंडा, धरासू, नागनी, छाम, डांग, गणेश प्रयाग अर्थात पुरानी टेहरी और देवप्रयाग। फिर गंगा जब बन जाती है देवप्रयाग के बाद तो 96 किलोमीटर तो उत्तराखंड में रहती है ना, तो उसमें देवप्रयाग खुद एक शहर है, कोडियाताल, वुलर घाटी, शिवपुरी मुनि की रेती, ऋषिकेश, चीला, हरिद्वार, कनखल, ये सब प्रॉपर गंगा के किनारे। यमुनोत्री, जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, स्यान चट्टी, चट्टी जहां पर आपको दिखाई दे रहा है समझ लेना कि वो यमुना नदी के तट पर है। नौगांव, डामटा, नैनबाग, लाखा मंडल जो कि देहरादून में है, कालसी, डाक पत्थर, ये सब कहाँ, यमुना नदी के तट पर। मंदाकिनी के तट पर ये शहर रहे। प्लीज आप हो सके तो इसके लिए आप मैप देखिए। मैप देखे बगैर नदियों को याद रख पाना इतना आसान नहीं है, सिर्फ मेरे पढ़ देने से याद नहीं हो जाएगा, आपको ये सारी चीजें पढ़नी होंगी खुद। इसलिए मैं आपके सामने इसको रख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। काली नदी के तट पर गूंजी, बूधी, मपिला, जप्ती, तवाघाट, धारचूला, बनबसा, है ना, जहां पर काली नदी को शारदा कहा जाता है। नामिक, बिरथी, तेजस, नाचनी, गोचर, ये सब किसके किनारे हैं, पूर्वी रामगंगा तट के पास। ठीक, इसका आप क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। इसमें खाली पढ़ने, बस खाली मेरे को रीड करने वाली बात है, लेकिन याद आपको रखना होगा इसको। तो देखिए एग्जाम में आ जाता है कुछ क्वेश्चन। देखिए गैरसैंण किस नदी के किनारे है, तो आप क्या नाम दे देंगे इसका जवाब आंसर के रूप में, पश्चिम रामगंगा में है गैरसैंण। मखोली, चौखुटिया, पश्चिमी रामगंगा, रथवाहिनी भी कहा गया है, भिकियासैंण, ठीक है, ये सब। कोसी के पास कौसानी, हथपुड़ा, ग्वालकोट, कोशी, खैरना, बेतालघाट इत्यादि। रामनगर भी पड़ता है कोसी नदी के किनारे। कौन सा शहर पड़ता है, रामनगर। जिससे आगे आप कहां पहुंचते हैं, आप पहुंचेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क में। गोला नदी, रानी बाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, लालकुआं, किच्छा, यही हमसे थोड़ी ही दूर पे बह रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की झीलें व ताल, जो लगभग हम देख चुके हैं। देखते हैं इसमें कुछ अलग लिखा है कि नहीं। सहस्त्रताल, यमताल, डोडीताल, पाचकंडी, बयाताल, नचिकेता इत्यादि गढ़वाल के प्रमुख ताल हैं, और कुमाऊं के हैं नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल इत्यादि, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें नैनीताल में है। सबसे बड़ा ताल भीमताल है, सबसे गहरा ताल भी है, तथा नौकुचिया 9 भुजाओं वाला है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील बैजनाथ झील बागेश्वर में है। ये इंपॉर्टेंट बात पता चली इसमें, जो आप हो सके तो याद रखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी तट पर बैजनाथ झील, जो कि कहाँ है, बागेश्वर में है, याद रखेंगे। बैजनाथ वैसे नाम याद रहेगा बागेश्वर के। उत्तराखंड की अधिकांश झीलें और ताल हिमानी प्रकार के हैं। नैनीताल झील की खोज, अरे हाँ, 1841 में पी बैरन ने की थी। 5 पहाड़ियों से घिरा है, नैना और चाइना पीक है, वो चटना पीक नहीं है। स्कंद पुराण में इसको 3 ऋषि का नाम मिल रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। उन 3 ऋषियों के नाम याद रखने होंगे आपको, जिनके नाम की वजह से इसको त्रि ऋषि सरोवर कहा जाता है। आत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जिला चमोली है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा झीलें कहाँ मौजूद हैं, चमोली में। गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें चमोली में, ठीक हो गया जी। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्रताल है, अभी पढ़ा था हमने। रुद्रप्रयाग के शुरवदी ताल यानी कि चौराबाड़ी ताल को 1948 में, ठीक है भैया, यहाँ पर अस्थियां विसर्जित की गई थी। मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें उत्तरकाशी में है, चलिए ठीक है, याद रखना होगा। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील राम तीर्थ, जिसमें टेहरी बांध बना हुआ है, ये तो पता ही होगा आपको। सुमन सागर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सुमन सागर भी कहते हैं, ओके। शत्रुताल, इसका नाम याद रखेंगे। शत्रुताल खतलिंग के निकट टेहरी में है। गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल नामक ताल चंपावत में स्थित है। प्रदेश में एक 7 ताल नैनीताल में है, जबकि दूसरा, हाँ ये देखिए, याद रखेंगे आप इसको, 1 7 ताल तो नैनीताल जिले में है ना, इंपॉर्टेंट। जबकि दूसरा कहां पर, हरसिल, और हरसिल नाम की जगह कहां है, उत्तरकाशी में है। किसके लिए जाना जाता है हरसिल, एप्पल्स यानी कि सेबों के लिए जाना जाता है। बेनीताल नंदा देवी मंदिर के निकट है। लिंगा ताल व आंचरी ताल फूलों की घाटी में स्थित है। नचिकेता ताल उत्तर काशी में स्थित है। सुंदर मछलियां, जिसको द्राउड़ कहा गया है,
तथा 6 कोणों वाला ताल डोडी ताल उत्तरकाशी में है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हेंक ताल रुद्रप्रयाग में है, अंडाकार है। शेषनाग के अश्रुओं से बना पौराणिक शेष नेत्र झील बद्रीनाथ में स्थित है। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो इससे पहले हमने इस लेक्चर में नहीं पढ़ी थी। चलिए, श्यामला ताल चंपावत के किनारे विवेकानंद आश्रम के पास है, झूला मेला लगता है। देखिए, देखो कोशिश करी गई है आपके लिए कि उन सभी फैक्ट्स को कवर किया जाए, सांस्कृतिक पहलू भी कवर कर लिए जाएं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो, श्यामला ताल के पास लगता है क्या? झूला मेला। और क्या स्थित है यहाँ पर? विवेकानंद का आश्रम। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है, यहां से 5 सुरंगें बनाई गई हैं। द्रोणाचार्य का द्रोणताल काशीपुर में है, जो उधम सिंह नगर में है। नल दमयंती, गरुड़ तथा राम सीता, इन सबको 7 ताल कहा गया है, ये हमने अभी पढ़ लिया है। महासर ताल 2 कटोरे नुमा है जिन्हें भाई बहन का ताल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस ताल को महासर ताल कहा जाता है, सॉरी भाई बहन का ताल कहा जाता है, महासर ताल को। बासुकी ताल का पानी लाल रंग का है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी के फाचकंडी बयां ताल का पानी उबलता हुआ है। मान्यता के अनुसार चमोली के होमकुंड झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था। लोकपाल, जिसको हेमकुंड झील कहते हैं, लक्ष्मण गंगा निकलती है यहाँ से, बहुत बढ़िया। और किनारे यहाँ पर लक्ष्मण जी का यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर हेमकुंड गुरुद्वारा साहिब भी है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। चमोली में 3 कोणों वाला सतोपंथ ताल है। 3 कोणों वाला ताल कौन सा? सतोपंथ ताल। कहाँ? चमोली में। अलकनंदा नदी निकल रही है और उसके पास से सूर्य और चंद्र नामक 2 कुंड भी हैं। सबसे गर्म जो कुंड है उत्तराखंड में वो सूर्य कुंड है, तप्त कुंड भी कहते हैं इसको। चलिए, अब आ जाते हैं किसमें? वाटरफॉल्स में। पहाड़ी क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कई सारे वाटरफॉल्स बनने की भी संभावना रहेगी, और एक नहीं बहुत सारे। ऊपर से गिरने वाले पानी को पहाड़ के क्या कहते हैं? उसको वाटरफॉल, जलप्रपात कहते हैं। ये रहे नाम और ये रहे जिले और स्थान के नाम। कैंपटी फॉल डेहरी गढ़वाल में है। भट्टा व हार्डी प्रपात मसूरी में है, सॉरी मसूरी के निकट है, देहरादून जिले में। वसुधारा चमोली में। विरथी पिथौरागढ़, मुनस्यारी पिथौरागढ़, सहस्त्रधारा देहरादून। टाइगर भुरमुनी, टाइगर है आपका देहरादून में, भुरमुनी है पिथौरागढ़ में। भेलछड़ा, इसको याद रखो, भेलछड़ा को। भेलछड़ा कहाँ है? नेपाल बॉर्डर, पिथौरागढ़ में। कॉर्बेट फॉल तो यहीं रास्ते में पड़ जाता है, जब हम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हैं, नैनीताल जिले में है, ठीक है। अब देखिए, ठंडे जलकुंड भी हैं और उनकी स्थितियां भी हैं। नारद, त्रिकोण, पानुसी, सत्यपथ, ब्रह्म व गौरी कुंड ठंडे हैं, बद्रीनाथ के पास चमोली में है। इंपॉर्टेंट, साथ में ये भी नाम याद रखना कि बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में है, याद रखेंगे ना। बद्रीनाथ है कहाँ पर? चमोली में है। बैतरणी कुंड गोपेश्वर में है, आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। सोम, विष्णु, सूर्य, चंद्र कुंड, हेम, होम, रूप, नंदी, दंदा, परी, वेदनी, शाडिल्य, ऋषि कुंड, सब चमोली में है। देखिए, ये सारे के सारे कुंड अधिकतर होने की संभावना क्या रहेगी? चमोली में। जबकि ब्रह्म, विष्णु, सूर्य, गौरी कुंड ये सब कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो थोड़ा सा आप क्या कर लीजिएगा, इतनों को याद रखिए, जो नहीं याद आएगा अपने अभी क्या होगा, वो चमोली में होगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। रुद्र और देव कुंड भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। अब आ जाते हैं केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में। रेतस, हंस, ईशान, उदक, अमृत, हवन कुंड केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। सरस्वती, ब्रह्म, नाग कुंड, सरस्वती कुंड, तुंगनाथ, गौरी व नंदी कुंड ये सब कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में है। ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड, नारसिंह कुंड देवप्रयाग टेहरी में है। ब्रह्म कुंड हर की पौड़ी में स्थित हरिद्वार में ही है। सूर्य, नंदा, पार्वती, मैसर, थामरी, ब्रह्म, उक्षर, कटोज, हरचंद, बालचंद पिथौरागढ़ में है। थोड़ा सा अलग नाम नजर आ रहा है सूर्य, लेकिन कई जगह कॉमन है। नंद व देवी कुंड बागेश्वर में है। चंपावत में एक कुंड है, सीता कुंड, याद रखेंगे। और ब्रह्म कुंड कहाँ है? जागेश्वर, जो कि अल्मोड़ा में है। ये सारे के सारे जो कुंड थे ये ठंडे थे। अब आ जाते हैं गर्म कुंड में।
तप्त व सूर्य कुंड बद्रीनाथ चमोली, बहुत गर्म है भाई। तप्त, सलाधार व भाप कुंड, ये कहाँ है? तपोवन तातापानी चमोली में। अग्नि, भौरी, अमोला, गौरी कुंड, ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। सूर्य या तप्त कुंड, उत्तराखंड का सभी गर्मों कुंडों में सर्वाधिक गर्म यमुनोत्री उत्तरकाशी में। इसको तो आप नोट ही कर लो भाई, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक, इस वाले पार्ट को। यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड का सबसे गर्म कुंड, ठीक। स्नान योग्य कौन सा है? गौरी कुंड। गंगानी नामक गर्म कुंड कहाँ है? उत्तरकाशी में। तप्त कुंड व मदनकोट कुंड कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो ये रहे क्या? उत्तराखंड के कुछ गर्म और ठंडे जल कुंड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उत्तराखंड के पर्यटन की, पर्यटन नीति की और कुछ पर्यटन स्थलों की भी। देखते हैं उत्तराखंड सरकार ने क्या क्या इसमें नियम बनाए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।